ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका शौक है बस शीखी बगाना, डिंगे हाँकना और ऐसी बातें करना जिनका कोई सिर पैर ही नहीं होता। और हैरानी की बात यह है कि उससे भी एक लड़की प्यार करती है बबली। अब बबली कोई आम लड़की तो है नहीं, वो तो है सीधी सादी पर दिल की बड़ी नीडर। और उसका परिवार, ओहो भाई पूरा फिल्मी है। बबली तो उठ रही है या मैं डंडा लेकर तेरे कमरे में आऊं? अरे मम्मी उठ रही हूं ना, आप तो सुबह सुबह ही चालू हो जाती हो। लो जी सुन लो भाई, ये इन महारानी के लिए सुबह है। आंखें खोल कर देखो 10 बज रहा है। सब अपने काम में लगे हुए हैं, बस तुम लेटी हुई हो। अच्छा बाबा उठ रही हूं। बबली जैसे तैसे उठी और आंखें मलते हुए इधर उधर अपने परिवार के बाकी सदस्यों को ढूंढने लगी। वो दरअसल चेक कर रही थी कि सचमुच सब चले गए या उसकी मम्मी उसे उठाने के लिए झूठ बोल रही है। उसके परिवार में उसकी मां रीमा के अलावा उसके पिता राजन, बड़ा भाई चंदन, भाभी सीमा, छोटा भाई पवन और भतीजा रवि भी था। अरे बाप रे, सब गायब हो गए। अब उठ जाती हूँ वरना बैंड बजेगा मेरा। बबली ने मुंह धोया, ब्रश किया और फिर फ्रेश होकर सीधा किचन में पहुंची, जहां उसकी भाभी सीमा पराठे सेक रही थी और भतीजा रवि दूध से जंग लड़ रहा था। ओहो, सूरज कहां से निकला आज? महारानी ने खुद से उठने का इतिहास रच डाला। हाँ, बहुत मजाक उड़ा लो, पराठे दो ना पहले। बुआ आप स्कूल नहीं जाती? नहीं बेटा, अब तेरी बुआ कॉलेज की जगह सीधी पीएचडी करेगी शादी में। अरे पहले नाश्ता कर ले, फिर प्रोजेक्ट दूल्हा पर काम करियो। हाँ। नाश्ता करने के बाद बबली बाहर निकलने लगी। जैसे ही वो गेट के पास पहुंची, रीमा की बुरी नजर उस पर पड़ गई। ए बबली, कहाँ जा रही है ऐसे तैयार होकर? मम्मी वो पूजा की किताब लेनी है ना, मंदिर के पास की दुकान से। हाँ, किताब ही तो लेनी है। उस दुकान वाले का नाम कहीं ध्रुव तो नहीं? अरे मम्मी, आप भी ना कुछ भी बोल देती हो। अब यहाँ एंट्री होती है हमारे आज की हीरो ध्रुव, लड़कियों के सपनों का शेर, पर असल जिंदगी में टपोरी शीखीबाज। उसने आज भी बबली को मिलने बुलाया और आते ही शुरू हो गया जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हो। जॉन, कल मैंने कंपनी के सीईओ को बोला कि तुझे एमबीए करना है तो मुझसे सीख। ध्रुव, मैं सीरियस बात कर रही हूँ, अब शादी कर लेते हैं। एक बार आ जाओ ना घर पे, मम्मी पापा से मिल लो। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुमने अपने लिए जो लड़का चुना है ना, ऐसा लड़का अगर किसी के भी घर में चला जाए तो उनके तो सीधे होश उड़ जाएंगे। तुम्हारी बातों से लगता है बस मेरी मम्मी तुम्हारी एक झलक देखेगी और बोलेगी, ओ बबली, यही है तेरा राजकुमार। अरे देखना, जैसे ही मैं आऊंगा तेरा बाप खुद बोलेगा, बेटा इससे शादी कर ले, नहीं तो जिंदगी भर पछताएगी। तुम ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। और काम भी बड़े ही करूंगा। चल अब जा, कल आ रहा हूं तेरे घर। बबली के दिल में, उसके परिवार वालों की आंखों में और पूरे मोहल्ले की जबान पर छा जाऊंगा मैं। अगली सुबह बबली की जान हलक में अटकी हुई थी। वो पूरे घर में चक्कर काट रही थी जैसे किसी ने उसके पैरों में रोलर स्केट्स लगा दिए हों। सुनो ना मम्मी पापा भैया भाभी, आज ध्रुव मिलने आने वाला है, आप लोग अच्छे से मिलना। कोई भी गड़बड़ हुई तो समझो मेरा रिश्ता गया। अरे चिंता मत कर, हम कोई दहाड़ते शेर थोड़ी ना, आराम से बैठेंगे। अरे हम तो बस देखेंगे लड़का तेरे लायक है या तेरे से भी बड़ा नमूना है। घर की भी सफाई हो गई है, चाय भी बनवा ली है। अब तू ध्रुव को समझा देना कि ज्यादा लाइन न मारे पापा के सामने। और हाँ, अगर उसने अपनी शेखियां शुरू की ना तो मैं तो हंसी रोक नहीं पाऊंगा। कोई हंसेगा तो मैं सबका मोबाइल जब्त कर लूंगी। सब घर में तैयार बैठे थे, चाय नाश्ता तैयार था, फूलों की सजावट हो चुकी थी। बबली बार बार घड़ी देख रही थी और दरवाजे की घंटी का इंतजार कर रही थी। तभी टिंग टोंग घंटी बजी। आ गया मेरा हीरो। अरे आराम से, कहीं हीरो के चक्कर में मुंह के बल गिर ना पड़ना। रीमा ने क्या कहा, बबली ने कुछ नहीं सुना। वो बस भागती हुई गई और उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही सामने खड़ा था ध्रुव, अकेला, हाथ में छोटा सा गिफ्ट और चेहरे पर पसीना लिए। आओ आओ ध्रुव। अकेले ही आ गए? माँ बाप कहाँ है? ओ जी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे तू तो मेरे सामने रेडियो बन जाता है, यहाँ कैसे म्यूट हो गया? उसे बैठने तो दे। ध्रुव को सोफे पर बिठाया गया। रीमा ने प्लेट में नाश्ता सजाकर रखा और फिर शुरू हुई सवालों की बरसात। लेकिन ध्रुव तो जैसे मूर्ति बन गया था।
तो बेटा क्या करते हो? बिजनेस कर रहा हूँ। अरे भाई जरा जोर से बोलो, हमें सुनाई नहीं दिया। मम्मी मैं बताती हूँ, ये बिजनेस करते हैं रेडीमेड कपड़ों का। अरे तू तो कहती थी लड़का बहुत बोलता है, ये तो बस हूँ हाँ में ही उलझा पड़ा है। मम्मा अंकल गूंगे है क्या? अरे नहीं रे, बस शर्मिला है। शर्मिली तो लड़कियां होती है, पर बुआ तो शर्माती नहीं, तो इसका मतलब बुआ लड़का है और अंकल लड़की। चुप हो जा वरना तेरी जुबान खींच लूंगी। सब हंसने लगते हैं। आखिर में ध्रुव से सीधा सवाल पूछा गया। बेटा क्या तुम हमारे बेटे से शादी करना चाहते हो? ध्रुव लड़कियों के जैसे शर्मा कर गर्दन झुकाकर मुस्कुरा देता है। मुझे तो ये बहरा लग रहा है। या फिर शायद दिमाग से कम है। कहीं ये बीमार तो नहीं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे बोल पे दो ना, हाँ है ना? हाँ। और इस तरह बबली और ध्रुव की शादी तय हो गई। कुछ वक्त गुजरा और शादी का दिन आया। सब लोग तैयारी में बिजी थे, लेकिन पंडित जी कहीं दिख नहीं रहे थे। हे भगवान, पंडित नहीं आया, अब क्या होगा? ध्रुव अब तक बबली के परिवार के सामने खुल चुका था, इसलिए वो फौरन बोला, डरिए मैं खुद सारे मंत्र जानता हूँ, 2 मिनट में सब पढ़ दूंगा और 1 मिनट में तो शादी भी कर लूंगा। तू बैठ जा वरना ओम जय जगदीशी बार बार पढ़ देगा, कोई मानेगा ही नहीं तुझे। ठीक उसी समय पंडित जी आ गए और शादी विधि पूर्वक संपन्न हुई। विदाई भी हुई और बबली अपने ससुराल चली गई। कुछ हफ्तों बाद ध्रुव बबली को लेकर मायके आया और आते ही फिर शुरू। अरे अब तो मैं दामाद हूँ, बोलने की पूरी छूट है। वो तो उस दिन बस इज्जत में चुप था। इज्जत या डर? अरे अब तो खुलकर बोलूंगा, खुलकर जीऊंगा। तभी बात निकली बबली के छोटे भाई पवन की शादी की। लड़की? अरे लड़की तो ऐसी लाऊंगा कि ऐश्वर्या राय भी देखेगी तो बोलेगी मैं तो इसके सामने धूप में झुलसी हुई लगती हूँ। अच्छा तो फिर ले आओ एक ऐसी लड़की, जिम्मेदारी तुम्हारी। ध्रुव ने सीना चौड़ा किया। माँ जी आप बस इंतजार करो, 1 नंबर की लड़की ढूंढूंगा। कई दिन बीत गए, कोई खबर नहीं। एक दिन रीमा ने बबली को फोन लगाया। बेटा दामाद जी ने कोई लड़की देखी? अरे मम्मी ये तो बस बोलते हैं, इनके जान पहचान में जितनी भी लड़कियां हैं सब शादीशुदा है। अरे ऐसा नहीं है, वो तो बस। मैं जानती थी तुझसे ना हो पाएगा, रहने दे। सही पकड़ा मम्मी। आखिरकार राजन और चंदन ने पवन के लिए एक सुलझी हुई अच्छे घर की लड़की देख ली। लड़की वालों को लड़का पसंद आया और बात तय हो गई। सब खुश थे और ये खबर सबसे पहले ध्रुव को बताई गई। ध्रुव बेटा शादी पक्की हो गई है पवन की। क्या पक्की? देखिए अब वेन्यू नाम मैं तय करूंगा, आप बस बताओ आपको कैसा चाहिए, झील वाला, महल जैसा या फूलों से भरा? राजन को जैसे हल्दी मिर्च सूंघ गई हो, उसका चेहरा तुरंत उतर गया। रहने दो बेटा, पिछली बार लड़की देखने गए थे तब जो हालत की थी हम भूले नहीं अब तक। अरे पापा जी आप बस ट्राई तो करने दो इस बार। मेरे जानने वाले ही जानने वाले हैं, हर एरिया में एक मैरिज हॉल है मेरे बंदों का। अरे भैया ये फिर शुरू हो गया। ध्रुव पीछे ही पड़ गया। सुबह में मुर्गा भी इतनी बार बांग नहीं देता जितनी बार उसने फोन किए। आखिर राजन ने हार मान ली। ठीक है बेटा बुक कर दे कोई सस्ता सा हॉल, बस फंक्शन हो जाए। ध्रुव ऐसे खुश हुआ जैसे कोई बच्चा कैंडी पाकर उछलता है। लेकिन 4 दिन गुजर गए, ना कोई खबर ना कोई बुकिंग। राजन ने फोन मिलाया। हाँ बेटा हॉल बुक हुआ कि नहीं? पापा जी मतलब वो हॉल में ना दीमक लग गई है और दूसरा वाला तो अरे हाँ उसकी ना दादी गुजर गई है और तीसरा वाला भी है, लेकिन वो ना अभी बाबा के सत्संग में गया हुआ है ना तो राजन को तो इतना समझ में आ ही गया था ये सब सफेद झूठ है। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेटा मैंने तो पहले ही हॉल बुक कर लिया था, बस देखना चाहता था कि तू क्या करता है। हमें तो पहले से पता था तुझसे ना हो पाएगा। अरे ऐसी बात नहीं है, वो तो बाद में बात करते हैं, नमस्ते। शादी की तैयारियां अब जोर शोर से चलने लगी थी। वहीं चंदन के बेटे रवि को एक नए स्कूल में एडमिशन दिलाना था। ये बात अभी सिर्फ फैमिली ग्रुप में ही चल रही थी कि ध्रुव फिर आधम का। अरे ये तो मेरा स्कूल है, वहां का प्रिंसिपल मुझे अंकल बोलता है। रवि का एडमिशन तो बस नाम लिखवाना है, मैं खुद चला जाऊंगा। मैंने तो सुना है आप काम कम और बातें ज्यादा करते हैं। अरे आजमा लो आप, कल मैं ले चलता हूँ ना रवि को, आप बस तैयार कर देना।
चंदन ने हामी भरी और सीमा ध्रुव को देखती रही। लेकिन अगले दिन जब रवि और चंदन स्कूल पहुंचे तो ध्रुव का कोई नामो निशान नहीं था। ना फोन लग रहा था, ना कोई संदेश। चंदन को खुद प्रिंसिपल से मिलना पड़ा और बड़ी मुश्किलों से रवि का एडमिशन हुआ। वापस आकर चंदन बोला, ध्रुव तू तो आया ही नहीं। अरे मैंने पहले ही फोन कर दिया था प्रिंसिपल को, तभी तो एडमिशन हुआ, वरना होता क्या। मैंने उनसे पूछा था क्या ध्रुव अंकल ने बात की। उन्होंने कहा, ध्रुव? कौन ध्रुव? मजाक कर रहे होंगे। मेरा बहुत गहरा दोस्त है, हमेशा ऐसे ही मजाक करता है। वाह क्या बात है। यही तो बात है। एक साथ सबने अपना माथा पकड़ लिया। तभी अचानक राजन का चश्मा हाथ से गिरकर टूट गया। राजन पवन से बोला, बेटा जरा मेरा चश्मा बनवा देना, नंबर उतर गया है। पवन कुछ करता उससे पहले ही ध्रुव हाथ में चश्मा लेकर कूद पड़ा। अरे पापा जी, मैं हूं ना, मैं आपको नया चश्मा बनवा कर लाऊंगा फ्री में। मेरे जानने वाले हैं टॉप क्लास ऑप्टिकल्स वाले। ध्रुव ऐसे निकल गया जैसे ऑप्टिकल्स नहीं ऑपरेशन थिएटर जा रहा हो। 3 दिन बाद लौटा, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। पापा जी, जिसे बनवाने गया था ना वो तो शहर छोड़कर चला गया। अब आप अपने आप बनवा लो। वैसे मैंने एक चश्मा रखा है, मुझे बहुत सूट कर रहा था। राजन का चेहरा देखकर ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड में भूकंप आने वाला हो, लेकिन फिर भी वो शांत रहे। बेटा अभी तो तू मुझे धुंधला दिख रहा है, इसलिए कहता हूँ थोड़ी दूर हो जा। जब चश्मा ठीक हो जाएगा तब तेरा चेहरा भी साफ साफ दिखेगा, तब मिलेंगे। ध्रुव को राजन का गुस्सा समझ में नहीं आया। वो तो हंसते हुए बोला, पापा जी आप बिना मजाक में भी कितने स्ट्रांग डायलॉग बोल देते हो। शादी वाले दिन मैं डीजे भी सेट करवा दूं क्या? डीजे वाले भी अपने हैं, अब बोलिए तो सही। नहीं, इंडिविजुअल की क्या जरूरत है? खुद माइक पकड़कर गाना गाना आता है ना, तुझसे अच्छा कौन गा पाएगा? अब हाँ ये भी सही बात है। सब हंस पड़े। दिन यूं ही गुजर रहे थे। ध्रुव की करनी और घर वालों की भरनी चल रही थी। ध्रुव की बड़ी बड़ी बातें और सिर्फ बातें। इसी बीच एक दिन रीमा अपनी किटी पार्टी की तैयारी कर रही थी। सासू माँ आप क्या कर रही हो? इतने टेंशन में लग रही हो। अरे ध्रुव, मैं किटी पार्टी की तैयारी कर रही हूँ, सारा मोहल्ला आने वाला है। अरे सासू माँ आप मुझे जानते नहीं, मैंने बचपन से ही किटी पार्टियों में हिस्सा लिया है। कई बार तो मेरी वजह से पूरी पार्टी वायरल हो गई थी। सच्ची? अरे झूठ बोलूं तो सासू माँ की किचन में नमक खत्म हो जाए। अब मुझ पर छोड़ दीजिए। ऐसी पार्टी करूंगा कि मोहल्ले की औरतें आपके पैर छुएंगी और कहेंगी, रीमा जी हमें भी ध्रुव जैसा दामाद चाहिए। रीमा तो ध्रुव की बातों में बहक गई। ठीक है तो कर दो तैयारी। लेकिन ध्रुव था, उसने फिर कुछ नहीं किया। जब पार्टी का टाइम आया तो घर में सन्नाटा था। न साज सज्जा, न स्नैक्स, न म्यूजिक। सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की 2 क्रेट रखी थी, क्योंकि वो ध्रुव की फेवरेट थी। अरे रीमा जी ये कैसी पार्टी है? घर तो लग रहा है जैसे अभी अभी शोक सभा निपटी हो। वो ध्रुव कहाँ है जो इतना बोल रहा था? चंपत हो गया क्या? ध्रुव मैं तेरा यहाँ आना बंद कर दूंगी, तूने मेरी नाक कटवा दी। ध्रुव तो कोल्ड ड्रिंक पीकर पहले ही निकल गया था और उधर मोहल्ले की महिलाओं में हलचल मच गई। ये ध्रुव ना जितनी बड़ी बड़ी बातें करता है उतनी ही छोटी हरकत है। लेकिन रीमा तुमने सब उस पर क्यों छोड़ दिया था भला? कहीं तुम भी ऐसा ही तो नहीं चाहती थी? जैसा दामाद वैसी सास। हाँ रीमा बहन सच सच बता दो। तभी बबली वहां आई और उससे सबकी बातें सुन ली। आप सही कह रही हैं, मैं आप सबसे उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। अरे तू क्यों माफी मांग रही है? तू क्या उसकी वकील है? क्या करूं, मुझे ऐसा बोल बोल के फुसलाने वाला पति मिल गया। क्या करूं वाली क्या बात है? तूने खुद चुना था उस नालायक को। हाँ पता है, मुझे सब याद है, लेकिन अब क्या करूं, उससे प्यार हो गया और अब पछता भी रही हूं। औरतें भले गुस्से में थी, लेकिन बबली की सच्चाई ने माहौल थोड़ा शांत किया। तभी राजन ने सबको समझाया, देखो बहनों अब पवन की शादी पास है, बस 2 दिन बचे हैं, इस बात पर भी ध्यान दे प्लीज। सब सहमत हो गए। शादी की तैयारियां दोबारा शुरू हुई, लेकिन ध्रुव कहाँ मानने वाला था। वो आया और बोला, अरे कोई तो मुझे भी काम दे दो, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तुझे जो भी देंगे उल्टा ही करेगा। सासू माँ प्लीज, इस बार दिल से करूंगा पक्का। आखिरकार रीमा ने हार मान ली। ठीक है, सजावट देख लेना, और शादी में जो किन्नर आएंगे उनसे पैसों की बात भी तुम ही कर लेना, वरना वो बहुत ज्यादा मांगते हैं।
अरे सासू माँ, मैं तो बचपन से किन्नरों का फेवरेट हूँ। उनके गुरु मुझे राखी बांधती थी। सबने एक साथ सर पकड़ लिया। ध्रुव ने बड़े जोश में सजावट की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन जिम्मेदारी लेना और निभाना ये दो अलग बातें थी जो ध्रुव नहीं समझ पाया। सजावट? अरे सासू माँ बेफिक्र रहो, ऐसी सजावट करूंगा कि लोग इंस्टाग्राम पर रील बना बना कर थक जाएंगे। लेकिन असल में ध्रुव ने क्या किया? उसने सिर्फ गेंदा के फूल मंगवाए, क्योंकि उसे सिर्फ वही फूल पता थे, वो भी मंदिर में देखे थे ना कोई लाइट, ना रिबन, ना पर्दे, ना स्टेज, सब जगह बस गेंदा ही गेंदा। जब सब लोग शादी वाले हॉल में पहुंचे तो मुंह खुले के खुले रह गए। ये क्या है? ये सजावट है, ये फूलों की मंडी? ध्रुव, तूने ये क्या किया? गेंदा ही गेंदा, बाकी सब कहाँ है? सासू माँ, गेंदा शुभ होता है और सस्ता भी, और फिर यही तो सबसे पवित्र फूल होता है। और बाकी सारी सजावट? हाँ, वो सब बजट में नहीं था, मैंने तो सादगी से किया है सब। और सच बताऊं तो मुझे पता भी नहीं था क्या क्या होता है सजावट में। सबने माथा पीट लिया। फिर क्या था, सबने मिलकर उसे एक कोने में बिठाया और खुद सजावट में लग गए। कुछ ने लाइटें लगाई, किसी ने पर्दे सीधे किए, बच्चों ने भी बलून फुला लिए। और ध्रुव वहीं बैठा गेंदों के फूलों से खेल रहा था। इस सब के बाद शादी का समारोह शुरू हुआ। बैंड बजा, पंडित जी आए, मेहमान जुटे और तभी धम धम करते हुए किन्नर भी आ गए। ध्रुव, चलो किन्नरों को संभालो, यही तुम्हारी आखिरी ड्यूटी है। ध्रुव ने बहादुरी का नाटक किया और किन्नरों की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही कुछ कदम चला, गायब। अरे ध्रुव कहाँ गया? अभी तो यही था, उड़ गया क्या? किन्नर अब सीधे पवन के पास पहुंच गए। ढोलक पटक कर बोले, बेटा दुल्हा, अब तो बिना नेक के नाचेंगे नहीं, हमें तो चाहिए मुंह मांगी रकम। अरे कोई ध्रुव को ढूंढो, उसने कहा था वो बात करेगा। मैं बताता हूँ कहाँ है, फूफा स्टेज के पीछे छुप गए हैं। सब दौड़े और ध्रुव को स्टेज के पर्दे के पीछे से खींच कर लाए। सबकी आंखें लाल, ध्रुव की आंखें डरी हुई। यहाँ क्या कर रहा था? सासू माँ, सच्ची बात यह है कि मुझे किन्नरों से बहुत डर लगता है। ये सुनकर पूरे मैरिज हॉल में हंसी के ठहाके गूंजने लगे। तो तूने जिम्मेदारी क्यों ली थी? आप जानती है ना, मुझे ना कहना नहीं आता। मैं ना हर काम में आगे रहना चाहता हूँ, इसलिए हाँ कह दिया, लेकिन अंदर से मेरी रूह कांप रही थी। ये सुनकर किन्नर खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ओए होए, तू तो निकला निकम्मा नंबर 1। अब तक जितने दुल्हा की शादी देखी, ऐसा दामाद पहली बार मिला। हाय हाय। सब हंसी से लोटपोट थे और किन्नरों को मुंह मांगे रकम देनी पड़ी। ध्रुव, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू रहने दे। अब के बाद किसी काम के लिए हमारे पास मत आना। तू शादी नहीं, सर्कस करवा देता अगर हम भरोसा कर लेते। ध्रुव ने शर्म से गर्दन झुका ली और बोला, वैसे विदाई में गाड़ी कौन चलाएगा? मैं चलाऊं? ध्रुव, बस कर, तुझसे नहीं हो पाएगा। ध्रुव, बस कर, तुझसे नहीं हो पाएगा। ध्रुव, बस कर, तुझसे नहीं हो पाएगा। माँ, ये देखो, ये आपके लिए साड़ी लेकर आया हूँ, और पापा ये कोट आपके लिए। रवि, लेकिन ये तो बहुत महंगे लग रहे हैं बेटा। ये साड़ी कम से कम 10,000 की तो होगी। और तुझे तो पता है कि मैं कोट पहनता नहीं हूँ, फिर मेरे लिए इतना महंगा कोट लाने की क्या जरूरत थी बेटा? अरे माँ पापा, आप दोनों ने मेरे लिए जिंदगी में इतना किया है, अब मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है कि नहीं? हाँ बेटा, लेकिन लाता तो कोई सिंपल सा गिफ्ट भी ले आता, इतना महंगा लाने की क्या जरूरत थी? हाँ बेटा, एक काम कर, तू इसे वापस करा और कोई सिंपल सी चीज़ ले आ हमारे लिए। बिल्कुल नहीं, मैं आपके लिए बहुत प्यार से लाया हूँ, आप ये रख लीजिए। हाँ हाँ, यहाँ पैसे तो पेड़ पर ही उग रहे हैं ना, जब चाहे तोड़ लो, जब चाहे उड़ा लो। अरे माँ पापा के लिए कपड़े ले आया हूँ, अब तुम्हें उसमें भी दिक्कत है? इतने महंगे कपड़े लाने की क्या जरूरत थी? अभी के अभी जाओ और इसे वापस करके आओ। अरे लेकिन कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमसे कहा था ना, मुझसे पूछे बिना कुछ मत लेना, फिर क्यों लेकर चले आए? अरे मुझे अच्छा लगा तो ले आया। और मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? ऐसे कैसे लेकर चले आए? अब जाओ, इसे वापस करके आओ। मैं खुद माँ पापा के लिए कपड़े ले आऊंगी, तुम्हें लाने की जरूरत नहीं है, समझे? देखो, मैं ये सोच रहा था कि अब मैं ले ही आया हूं तो रख लेते हैं ना, माँ पापा को भी अच्छा लगेगा।
बिल्कुल नहीं, एक बार मैंने कह दिया ना कि वापस करके आओ तो वापस करके आओ, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। रवि का मन तो नहीं था अपने माँ पापा के लिए लाए कपड़ों को वापस करने का, लेकिन रितिका के जोर भरने पर वो उन कपड़ों को वापस कराया। रवि को बिना रितिका से पूछे घर में कोई भी चीज़ लाना मना था, और अगर वो ले भी आता तो जो उसके लाए कपड़ों का हाल हुआ वही बाकी चीज़ों का भी होता था। ये लो आज के पैसे, ये तुम्हारे पेट्रोल के, ये शाम के नाश्ते के, और ये 20 रुपए रख लो इमरजेंसी के, ठीक है? इमरजेंसी में 20 रुपए काम आएंगे? बाकी पैसों का करोगे भी क्या? टिफिन मैं तुम्हें दे रही हूँ, पानी की बोतल साथ में है, 2 केले भी डाले हैं साथ में, पेट्रोल और शाम के नाश्ते के पैसे तुम्हें दे दिए, इससे ज्यादा की तुम्हें जरूरत क्या है? अरे ऐसा अच्छा लगता है क्या कि मैं रोज तुमसे पैसे लेकर जाऊं? और कभी कभी ज्यादा पैसे दे दिया करो ना। बिना कारण के क्यों दूं ज्यादा पैसे? पहले कारण बताओ कि करोगे क्या ज्यादा पैसों का? अरे रितिका, हर बात बताई थोड़ी ना जाती है। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं कर सकते तुम। कहाँ पैसे खर्च कर रहे हो, कितने कर रहे हो, सबका हिसाब मुझे चाहिए। आज मुझे दोस्तों के साथ कहीं जाना था, बस इसलिए थोड़े पैसे मांग रहा था तुमसे। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, समझे? ऑफिस से सीधा घर। लेकिन मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं रितिका, मैं नहीं जाऊंगा तो पूछेंगे नहीं मुझसे? मैं वो सब नहीं जानती, चाहे जो भी हो जाए सीधा घर आना है तुम्हें, समझे? रवि को रोज के पैसे रितिका से मिलते थे, उसे कितने खर्च करने हैं, कितने बचाने हैं, किन पैसों का क्या करना है, वो सब कुछ रितिका ही तय करती थी। लेकिन इससे रवि के दोस्त उसका कई बार मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे आज शाम को चल रहा है ना तू रवि हमारे साथ पार्टी करने? अरे ये नहीं चलेगा, बीवी ने परमिशन नहीं दी होगी। ऐसी बात नहीं है, बस मेरा मन नहीं है। अरे तेरा आजकल का यही बहाना होता है, मेरा मन नहीं है, मुझे काम है, मैं कहीं और जा रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। आजकल तू हर बार यही बहाने बनाने लगता है। अरे बहानों की बात नहीं है, बस हर बार कोई ना कोई काम आ जाता है ना, इसलिए। अरे कोई काम नहीं आता, हम सबको पता है, जब घर में बीवी का राज चलता हो ना तो ऐसा ही हाल होता है भाई सबका। इससे कहीं भी जाने की परमिशन नहीं मिलती, तभी तो बहाने बना रहा है। क्या सच कह रहा हूँ ना मैं? अरे नहीं नहीं, कुछ भी बकवास मत कर, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मर्द बन मर्द, घर जाकर बोल दे इस घर में मेरी चलेगी, जो करना है कर लो, तभी बीवियों की अकल ठिकाने आती है। पर तुझसे ये सब नहीं होगा, चल छोड़ दे। ऑफिस में ये सब सुनने के बाद आज रवि का मूड काफ़ी खराब था। वो आज बहुत गुस्से में घर आया और गुस्से में कमरे में जाकर बैग फेंक दिया। ये क्या तरीका है बैग रखने का? हाँ, देखो मैं आज तुम्हें कह देता हूँ, आज से मैं तुम्हारी ये दादागिरी नहीं सहूँगा। मुझे जो करना होगा मैं वही करूँगा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम वो नहीं करोगे जो मैं तुमसे कहूँगी? हाँ सही सुना तुमने, आज से मुझे जो करना होगा मैं वही करूँगा। तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती कुछ भी करने का। ठीक है, जो करना है करो, जैसे करना है करो। सच? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारा घर है, तुम्हारे माता पिता है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम संभालो अपना घर, अपने माता पिता, ये रही घर की चाबियाँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से, जो भी करना हो आज से तुम कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा, ठीक है? अरे पर इसमें घर छोड़कर जाने की बात कहाँ से आ गई अब? जब तुम्हें मेरी सुननी नहीं है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? जो तुम्हारे मन में आए वैसा करो, ठीक है? अरे मैं बस इतना कह रहा था कि हाँ हाँ, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, तुम पार्टी करने जाओ, अपने माता पिता के ऊपर खर्च करो, महंगी चीजें लो, मुझे क्या करना है? आज से ये रहा तुम्हारा कमरा, तुम्हारा घर, तुम्हारे माता पिता, तुम उनकी सेवा करो और इस घर को संभालो। जा रही हूँ मैं यहाँ से। अरे नहीं नहीं, मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गया, ऐसा मत करो। देखो पति पत्नी में तो ये सब होता ही रहता है, तुम नाराज़ मत हो ना। मुझे कुछ नहीं सुनना, समझे? देखो मेरी गलती है, ये लो अपनी चाबियाँ, ये रखो, ये घर तुम्हारा ही है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। सोच लो, तुम्हें सब कुछ मेरे मुताबिक ही करना होगा। हाँ ठीक है, अब खाना दे दो ना, बहुत भूख लगी है मुझे। खाना रेडी है। चलो, ये जो बैग है ना, इतने गुस्से में फेंका था, उठाओ उसे। हाँ हाँ अभी ले लेता हूँ। कपड़े बदल कर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। हे भगवान, मेरी बीवी हिटलर से कम नहीं है, पैसे पैसे का हिसाब रखती है। कमाता मैं हूँ लेकिन मुझे ही बीवी से पैसे मांगने पड़ते हैं। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने,
और पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इससे। रितिका के घर छोड़ने की धमकी से रवि अक्सर चुप हो जाया करता था, इसलिए रितिका की हिटलरगिरी भी खत्म नहीं होती थी। सुनो, यहाँ आओ। हाँ बोलो, क्या हुआ? ये सब्जी के पैसे और ये है राशन के पैसे और ये रही लिस्ट, अच्छे से और सब कुछ ध्यान से लेकर आना। आज तो संडे है, फिर भी काम करूं मैं? तो अब उसमें भी दिक्कत है आपको? एक काम करते हैं, मत लेकर आओ सब्जी और राशन, हम कुछ दिनों तक व्रत रख लेते हैं, इससे वजन भी कम हो जाएगा और खर्चा भी बच जाएगा। अरे किसने कहा? नहीं लेकर आ रहा हूं ना मैं बस जा ही रहा था। मैं तो बस मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं, कुछ दिन तक एक वक्त का खाना खाएंगे तो वजन भी कम हो जाएगा, तुम्हारी मेहनत भी बच जाएगी और ऐसे बहुत सारे मजाक सूझेंगे तुम्हें। अरे लाओ लिस्ट कहाँ है, मैं अभी ले आता हूँ, इसी बहाने मैं बाजार भी घूम लूंगा। अब कैसे आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे? अब इतना काम कर ही रहे हो तो इसमें जितने पैसे बचे तुम रख लेना और जो चाहिए ले लेना, ठीक है? सच? इसमें से जितने पैसे बचे मैं रख सकता हूँ? हाँ, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने पैसे बचा पाते हो, लेकिन मुझे सामान में कंजूसी नहीं चाहिए, समझे? अच्छी क्वालिटी का ही सामान लाना और उसके बाद जितने पैसे बचे वो तुम्हारे। अरे तुम देखो, मैं सामान भी बढ़िया लाऊंगा और पैसे भी बचा लूंगा। ठीक है, जल्दी जाओ आप। आज तो इसमें 1000 रुपये तो बचा ही लूंगा पक्का। रवि के जाने के बाद रितिका अपने सास ससुर के कमरे में जाती है। उसके हाथ में कुछ था जो वो अपनी सास को देती है। ये आपके लिए माँ जी। ये क्या है बहू? ये वही कपड़े हैं जो रवि आप दोनों के लिए लाए थे। अरे पर ये तो सच में बहुत महंगे थे बहू, इसकी क्या ज़रूरत थी? नहीं माँ जी, ये आप दोनों का हक है। आप तो जानती है कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। मैं जानती हूँ रितिका कि कुछ दिन पहले तक रवि की हालत क्या थी। कुछ वक्त पहले रवि एक दिन अपने कमरे में सोया पड़ा है। रवि, सुबह के 11 बज रहे हैं, आप अभी तक सोए पड़े हैं, चलिए उठिए। अरे आज संडे है, आज मुझे कोई काम नहीं है, छोड़ो सोने दो। काम कैसे नहीं है? आज राशन लाना है घर का, मीत के ट्यूशन की फीस अभी बाकी है, उसे कुछ किताबें भी चाहिए थी, आज वो भी ला कर दीजिए, चलिए उठिए। अरे राशन का सामान मैंने मोहन किराने वाले से कह दिया है, घर देकर जाएगा। क्या? मोहन से? आपको पता है उसका राशन कितना महंगा है? हर चीज का दुगना दाम लगाता है वो, और आप सामने जाकर देखते भी नहीं हो तो कुछ ज्यादा ही फायदा उठाता है आपका। अरे क्या फर्क पड़ता है, जाने दो ना, दोस्त है मेरा। आपकी दोस्ती के चक्कर में अपना नुकसान करवाएंगे हम। अगर हम बाजार से राशन और सब्जी लेते तो बहुत सारे पैसे बचा सकते, ये बात क्यों नहीं समझ रहे? अरे मुझसे ये सब नहीं होता। और मीत के ट्यूशन की फीस, उसका क्या? वो आप कब दे रहे हैं? अरे अभी बहुत खर्चा हो गया है, इस महीने नहीं अगले महीने दे दूंगा। इस महीने तुम्हें पता है ना, दोस्तों को पार्टी दी थी मैंने, बहुत खर्चा हो गया है। आपके खर्चों की वजह से हमारा बेटा क्यों परेशान हो? उसका कितना मजाक बनेगा अगर हर बार हम देरी से फीस भरेंगे तो। अरे भर तो रहे ना, तुम मेरा दिमाग मत खाओ, सोने दो मुझे, जाओ यहां से। रवि की लापरवाही और पैसे में हाथ तेज होने की वजह से उसके पास सैलरी आने से पहले ही खत्म हो जाती थी, इसलिए बाकी के खर्चे रितिका को जैसे तैसे करके संभालने पड़ते थे। इस महीने मैंने बर्तन वाले को काम से निकाल दिया है, चलो 2 पैसे बच जाएंगे तो काम आएंगे। अरे घर में इतना काम है, उसे क्यों निकाला? तो और क्या करूं, आप जब देखो इतनी महंगी महंगी चीजें लेकर आते, कभी नया टीवी, कभी नया एसी, लेकिन इस खर्चे में घर का खर्चा और आपकी सैलरी यूं ही पूरी हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं बचता। और इन सब चीजों की हमें जरूरत भी नहीं है, फिर भी आप लेकर चले आती हैं। अरे बड़ा दिल रखना चाहिए, दिल खोल कर खर्चा करना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो दीजिए काम वाली के 3000 रुपये। अभी नहीं है मेरे पास, अगले महीने दे देता हूं तुम्हें। आपका अगला महीना कभी आता ही नहीं रवि। मीत को इस महीने नए कपड़े दिलवाने थे, हम उसे अच्छी दुकान से दिलवा सकते थे बजट में, लेकिन आपने उसे इतनी महंगी दुकान से कपड़े दिलवाए, लेकिन उसके ट्यूशन की फीस नहीं भरी। आपकी ये खर्चे और आपका बड़ा दिल हमें कंगाल कर देगा। अरे मैंने कहा ना, मैं दे दूंगा पैसे। आज देखो सैलरी आ जाएगी, आज ही सब कुछ चुका दूंगा, रात को आकर सैलरी तुम्हारे हाथ में ही दे दूंगा बस। रवि का तेज हाथ
और झूठे वादे कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज रितिका रात का इंतजार कर रही थी कि रवि उसे कब सैलरी दे और बाकी के खर्चे वो चुका सके। ये रवि अभी तक आया नहीं है, रात के 1 बज रहे हैं। आज उन्होंने कहा था कि वो आकर मुझे सैलरी दे देंगे, पता नहीं कहाँ रह गए। इस लड़के का तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया इसे। ना आने वाले कल की फिक्र है ना आज की, बस पैसे पानी की तरह बाहर आए ही। ये भी नहीं सोच रहा कि उसका एक बेटा भी है, उसकी जिंदगी भी उसे देखनी है। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का भविष्य में। रात के 1:30 बजे रवि घर आता है। वो थोड़ा सा नशे में था, जिससे पता चल रहा था कि वो दोस्तों के साथ पार्टी करके आया है। तो आज भी पार्टी करके आया है? अरे वो आज दोस्तों ने बहुत जोर दे दिया तो मना नहीं कर पाया। लाइए आपकी सैलरी दीजिए, आपने कहा था ना आज रात देंगे। कहा तो था, लेकिन आज दोस्तों के साथ इतनी महंगी जगह पार्टी करने चला गया, सारे पैसे खर्च हो गए। क्या आपको पता भी है कितने सारे खर्चे बाकी है घर के? राशन, मित की पढ़ाई, माँ पापा की दवाइयाँ, और आप एक ही पार्टी में सारे पैसे उड़ाकर आ गए। अरे कल दे दूंगा। कल 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 आपका कल खत्म ही नहीं होता। बस बहुत हो चुका है। मीत चलो मेरे साथ, अब हम इस घर में और नहीं रहेंगे। मैं जा रही हूँ अपने बेटे को अपने साथ लेकर। चलो मीत, इस घर में रहकर तुम्हारा कोई भविष्य नहीं बनने वाला। अरे रितिका, इतनी सी बात हुआ इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रही हो? ये इतनी सी बात है आपके लिए? ये हमारी जिंदगी का सवाल है रवि। अब और इस घर में मैं नहीं रह सकती। ये लीजिए घर की चाबियां, आप संभालिए अपना घर। आपके माता पिता को भी आप ही संभालिए, मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ। अरे माँ, कहो ना इससे कुछ। तूने हमें कहने लायक छोड़ा कहाँ है? किस मुंह से रोके हम इसे? हम खुद नहीं जानते कि तू कब सुधरेगा। रितिका, मैं वादा करता हूँ आज के बाद सारी सैलरी आकर तुम्हारे हाथ में दूंगा और तुम मुझे पैसे देना कि कैसे चलाना है खर्चा, ठीक है? आपकी खोखले बातें हैं बस, और कुछ नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं इस बार सच कह रहा हूँ, पक्का। हमें तो तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए बहू, कि तुमने रवि को सही दिशा दिखाई है, जिसके लिए तुम सबकी नज़रों में बुरी भी बन जाती हो। माँ जी, एक औरत अपने घर को बनाए रखने के लिए कभी कभी बुरी भी बन जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका बुरा होना उसके परिवार के लिए कितना अच्छा है। अरे रितिका, ये देखो मैं आ गया, और ये लो तुम्हारी सब्जी और राशन। और तुमने कहा था ना बाकी के पैसे मेरे, तो आज मैंने ये सारी चीज़ें लेने के बाद 1000 बचाए हैं। ये अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ये पैसे तुम्हारे। गुंजन, जिसे शॉपिंग करना हद से भी ज्यादा पसंद है, शॉपिंग करने के लिए बेचारी गुंजन कुछ भी कर सकती है। अब शादी से पहले उसके घर वाले तो उसकी इस आदत से बड़े परेशान थे, लेकिन देखते हैं कि अब उसके ससुराल वालों का उसकी इस बेमतलब की शॉपिंग की आदत से क्या हाल होता है, और वो हर रोज नए नए सामान की शॉपिंग करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाती है। विकास जी, ये देखिए कितनी सुंदर साड़ी है। मैंने मार्केट में देखा था, बिल्कुल सेम साड़ी आई हुई है। अब मुझे पैसे दीजिए ना, मैं मार्केट जाकर ये साड़ी खरीद कर ले आऊंगी। अरे यार, मैंने अभी तो तुम्हें 5 जोड़ी नई साड़ियाँ दिलवाई थी, और उसके पिछले महीने भी तुमने पूरी 6 साड़ियाँ ली थी। मुझे तो समझ में नहीं आता, आखिर तुम इतने कपड़ों का करती क्या हो? और एक बार ज़रा इस साड़ी का दाम तो देखो, पूरे 8000 की साड़ी है। अरे इतने पैसों में तो मैं घर में राशन भरवा दूंगा, और 8000 जैसा इस साड़ी में है भी क्या? ये लोग तो किसी भी चीज़ को ऐसे ही महंगा करके बेचने लग जाते हैं। तुम्हें साड़ी खरीदनी है तो अगले महीने मेरे साथ मार्केट चलना, तो मैं एक साथ में ही 4-5 और साड़ियाँ दिला दूंगा। ठीक है। विकास के ऑफिस जाने के बाद, अरे यार, ये लिपस्टिक का शेड कितना अच्छा लग रहा है। आज विकास जी से इस लिपस्टिक को खरीदने के लिए पैसे मांग लूंगी। जब विकास घर आता है, क्या बात है, बड़ी चुप चुप लग रही हो, कुछ चाहिए क्या? हाँ, मुझे ना ये लिपस्टिक खरीदनी है। देखिए ना, इसका शेड कितना अच्छा लग रहा है। वैसे अगर ज़रा ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास इसी शेड की कम से कम 3 से 4 लिपस्टिक है।
उसके बाद भी तुम्हें फिर से यही वाला शेड चाहिए? अरे ये अलग है, आपको ये कलर वगैरह की बातें समझ में नहीं आएंगी। मुझे ना ये वाली लिपस्टिक खरीदनी है, बस आप मुझे पैसे दे दीजिए। ठीक है, ये लो। विकास गुंजन को लिपस्टिक खरीदने के पैसे दे देता है। गुंजन वो लिपस्टिक ऑर्डर करने ही वाली थी कि तभी वो लिपस्टिक आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। तो गुंजन अगले दिन मार्केट से वो लिपस्टिक लेने के लिए जाती है। लेकिन जिस इंसान को गुंजन के जितना शॉपिंग का शौक हो, वो सिर्फ एक लिपस्टिक लेकर बाजार से वापस तो आ नहीं सकता। अब बाजार में गुंजन की नज़र जितनी चीज़ों पर पड़ती है, उसे वो हर चीज़ पसंद आने लगती है। अरे यार, ये सूट कितना सुंदर लग रहा है, और ये जूती हाय हाय कितनी प्यारी है। हे भगवान, कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ आई हैं। इन्हें देखकर तो मेरा जी जल रहा है। अगर घर से 10-15 हज़ार लेकर आई होती तो ये सारा सामान खरीद कर ले जाती। लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। मुझे तो विकास जी ने ये लिपस्टिक खरीदने के लिए सिर्फ 10,000 रुपये दी, वरना मैं तो ये 2,000 वाली लिपस्टिक लेती। उस वाली लिपस्टिक का शेड तो इस वाली लिपस्टिक के शेड से भी ज़्यादा अच्छा था। गुंजन की इन बातों से तो आप समझ ही गए होंगे कि उसे बेफालतू की शॉपिंग की कितनी बुरी आदत है। वो लिपस्टिक लेकर घर आती है। विकास जी से तो मैं जब भी शॉपिंग करने के लिए पैसे मांगती हूँ, वो यही कहते हैं, मैं तुम्हें हर चीज़ ला कर तो देता हूँ। अभी पिछले महीने नहीं तो मैंने तुम्हें ये दिलाया, इस महीने वो दिलाया। अब उन्हें कौन बताए कि इतनी सी शॉपिंग से मेरा काम नहीं चलता। कोई बात नहीं, अगर वो मुझे मेरी शॉपिंग के लिए पैसे नहीं दे सकते तो शॉपिंग के पैसे मैं अपने तरीके से निकाल लूँगी। हाँ, बस बात हो गया। शाम के समय, अच्छा सुनिए ना, महीने का राशन ख़त्म होने वाला है, मुझे कल बाज़ार जाकर राशन लेकर आना है। आप मुझे राशन के पैसे दे दीजिए। अरे लेकिन तुम्हें बाजार जाकर राशन लाने की क्या ज़रूरत है? हर महीने मैं ही तो बाजार से राशन लेकर आता हूँ। आप तो रहने ही दो, राशन के नाम पर कुछ भी उठा कर ले आते हो। पिछली बार जो दाल लेकर आए थे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और चावल भी ना बड़े ही अजीब से उठा कर ले आए थे। इस बार मैं खुद छाट कर सारा सामान लेकर आऊँगी। लाओ, मुझे पैसे दे दो। अच्छा ठीक है भाई, ये लो। गुंजन अगले दिन बाजार में घर का राशन लेने जाती है। आप मुझे सारी दाल 1-1 किलो दे दो, और छोले, राजमा और चने भी 1-1 किलो दे दो, और आटा ना 10 किलो कर दो। अब तो सावित्री बहन जी की बहू है ना? जी हाँ। तो फिर आप घर पर इतना कम राशन क्यों लेकर जा रही हैं? विकास भैया तो हर महीने इससे डबल राशन लेकर जाते हैं। हाँ, लेकिन अभी ना पिछले महीने का थोड़ा राशन बचा हुआ है, तो मैंने सोचा ज़्यादा राशन ना लूँ, बीच में ज़रूरत पड़ी तो फिर से लेने आ जाएंगे हम। बेचारा दुकानदार भी गुंजन की बातों में आ गया। अब गुंजन घर पर आई और उसने घर वालों के लिए जो खाना बनाया वो आप खुद ही देख लीजिए। बहू, आज दाल कुछ ज़्यादा ही पतली नहीं लग रही? हाँ, और आलू की सब्जी में भी आलू कम पानी ज़्यादा लग रहा है। ये क्या बना दिया है तुमने? अरे आज ना मैंने एक डॉक्टर की वीडियो देखी, वो बोल रही थी कि ज़्यादा गाढ़ी सब्जी खाने से एसिडिटी होती है, और आप तो जानती हो कि मम्मी जी और पापा जी को कितनी ज़्यादा एसिडिटी होती है। तब मुझे समझ में आया कि ये सब गाढ़ी सब्जी खाने की वजह से हो रहा है। इसीलिए मैंने आज दाल और सब्जी में ज़्यादा पानी डाला है, ताकि इसे खाने से मम्मी पापा को एसिडिटी ना हो। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा, मैंने तो सुना था कि सब्जी में ज़्यादा तेल मसाले होने की वजह से एसिडिटी होती है। ये गाढ़ी पतली सब्जी वाली बात तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अरे पापा जी, यही बातें तो छुपे हुए राज होते हैं जो हर कोई नहीं बताता। आज मुझे पता चल गया तो अच्छा हुआ ना, अब से आपको खाने में एसिडिटी नहीं होगी, देखना आप। सब लोग गुंजन की बात मानकर खाना खा लेते हैं। गुंजन अगले दिन सभी के लिए फिर से उसी सब्जी में तड़का लगाकर सभी को दे देती है। अरे गुंजन, तुमने कल भी ये आलू की सब्जी हमें खिलाई थी, और आज फिर तुम हमें आलू की सब्जी खाने के लिए दे रही हो। आज तुमने खाना नहीं बनाया क्या? अरे बनाया है ना, ये आलू की सब्जी कल की नहीं है, इसे तो मैंने अभी बनाया है। कल मुझे वो पतली तारी वाली आलू की सब्जी इतनी पसंद आई कि मेरा आज फिर से खाने का मन कर गया, तो मैंने आज फिर से यही वाली आलू की सब्जी बना ली। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन आज तुमने खाने के लिए रोटी क्यों नहीं बनाई, सिर्फ चावल बना दिए? लगता है अभी आपको पता नहीं है
एक समय पर हमें दो दो अनाज नहीं खाने चाहिए, इससे शरीर को नुकसान होता है और हमारा शरीर ना बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है। इसलिए आज से एक समय पर एक ही अनाज खाना और एक टाइम रोटी और एक टाइम चावल। अरे अब जल्दी जल्दी खा लीजिए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। गुंजन ने अपनी बातों में फंसाकर वही रात की बची हुई सब्जी उन्हें खिला दी। रात के समय, बहू आज तूने रोटियां कुछ ज्यादा पतली नहीं बनाई क्या? नहीं तो मम्मी जी, रोटियां तो बिल्कुल ठीक है। नहीं बहू, रोटियां तो मुझे भी कुछ ज़्यादा ही पतली लग रही है। अरे पापा जी, सब लोग घर पर रोज़ रोटी चावल दोनों एक साथ खाते थे तो रोटियों पर ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं जाता था। आज मैंने रोटी के साथ चावल नहीं बनाया ना, तो शायद आपका ध्यान रोटी पर जा रहा है, इसीलिए आपको रोटी ज़्यादा पतली लग रही है, वरना मैं तो हर रोज़ ऐसी ही रोटी बनाती हूँ। अच्छा, अगर तुम कह रही हो तो फिर ठीक ही कह रही होगी। एक दो दिन तो घर वाले जैसे तैसे करके उस खाने को खा लेते हैं, लेकिन अब दिन पर दिन सब्जी और दाल और पतले होते जाते हैं और रोटियां और छोटी। अरे बहू, ये तू दिन पर दिन हमें कैसा खाना खिलाती जा रही है? कभी दाल पतली होती है, कभी सब्जी, लेकिन आज तो मुझे सब्जी के अंदर सब्जी नजर ही नहीं आ रही। ये किस चीज़ की सब्जी बनाई है तूने? नहीं माँ जी, ये सब्जी नहीं है ये सूप है। इतना पतला? अरे इतना पतला कौन सा सूप होता है भाई? और सूप को रोटी के साथ कौन खाता है? यार आजकल तुम क्या खाना बना रही हो, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ तुम पहले जैसा खाना बनाती थी वैसे ही खाना बनाया करो। ये खाना ना अब मुझसे खाया नहीं जा रहा। अच्छा ये सब छोड़ो बहू, कल तेरे पापा जी का जन्मदिन है तो तू घर पर खीर बना लेना, और प्लीज़ खीर के अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल देना। कहीं बोले कि ड्राई फ्रूट से भी एसिडिटी होती है। गुंजन अगले दिन अपने ससुर जी के बर्थडे के लिए खीर बनाकर तैयार करती है, लेकिन ना तो उस खीर में ये समझ में आता है कि इसके अंदर चावल कहाँ है, और ना ही उसके अंदर किसी को दूध दिखाई देता है, और ड्राई फ्रूट उसका तो नामो निशान उस खीर में कहीं भी नहीं था। बेटा, मैंने तुझे खीर बनाने को कहा था। ये क्या है? अरे आखिर है क्या ये? ये खीर है मम्मी जी। वो खीर को पकने में बहुत टाइम लग रहा था ना, तो मैंने खीर को मिक्सी में घुमा दिया ताकि चावल जल्दी गल जाए, और ड्राई फ्रूट्स को भी उसी के अंदर पीस दिया, इसलिए शायद आप सबको कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी बनी बहुत टेस्टी है। आप एक बार खा कर देखिए। देखा बहू, खाकर भी देखा, इसीलिए तो दोबारा खाना नहीं चाहता। अरे बेटा क्यों करती है ऐसा? हमसे कुछ गलती हो गई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कर दे, लेकिन ऐसा खाना मत बना, ये सज़ा हम झेल नहीं पाएंगे। उस समय तो घर वाले जैसे तैसे गुंजन के बने ऐसे खाने को खा लेते हैं। तभी कुछ दिन बाद सावित्री के पास उसकी बेटी प्राची का फ़ोन आता है। हेलो माँ, कैसी हो तुम? अरे मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता, आज तो बड़े दिनों बाद फ़ोन किया। हाँ माँ, वो कुछ दिनों से काम थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया था, तो तुमसे बात करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। मैं सोच रही हूँ कि बहुत दिन हो गए सबसे मिले, तो राघव जी के साथ घर आ जाऊँ। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छा होगा, कम से कम तेरे बहाने हमें कुछ अच्छा खाने को तो मिलेगा। क्या मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं बेटा, तू घर आएगी तो बहु अच्छे अच्छे पकवान बनाएगी, वरना हम लोग तो वही हर रोज़ दाल चावल रोटी सब्जी खा लेते हैं। तू जमाई जी के साथ कल ही आ जाना बेटा। ठीक है माँ। प्राची फ़ोन रख देती है। तभी सावित्री गुंजन को आवाज़ लगाकर वहाँ पर बुलाती है। बेटा, अभी तुझे जो बात मैं बताने वाली हूँ ना, उस बात को ज़रा ध्यान से सुनना। कल प्राची और जमाई जी घर पर आ रहे हैं, इसलिए उनके लिए मटर पनीर की सब्जी बना देना, और खाना अच्छे से बनाना। और कल तूने जो तेरे पापा जी के जन्मदिन पर किया था ना बेटा, वो तो बिल्कुल मत करना, समझ गई? हाँ मम्मी जी, मैं समझ गई। आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कल सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी और स्पेशल मटर पनीर भी बनाऊंगी। आप ना बिल्कुल टेंशन ना ले। गुंजन सावित्री को खुशी खुशी ये सारी बातें बोलकर आ जाती है, लेकिन अपने कमरे में आकर गुंजन अपना मुंह बना लेती है। एक तो मैं इतनी मुश्किल से थोड़ी थोड़ी बचत करके पैसे जोड़ रही हूँ, और मम्मी जी है, इनको अभी ही दीदी को घर बुलाना था। अब वो घर पर आएंगे तो खर्चा भी होगा, लेकिन मुझे हर हाल में खर्चा करने से बचना होगा, वरना मेरा तो सारा बजट बिगड़ जाएगा। सोच गुंजन सोच, ऐसा तो क्या करे कि कल सबके लिए अच्छा सा खाना भी बन जाए और तेरा बजट भी खराब ना हो। हाँ,
ये सोचते सोचते अगला दिन आ जाता है और अगले दिन जब प्राची और राघव घर आते हैं तो उनके लिए सर्व होता है डाइनिंग टेबल पर गुंजन के हाथों का बना स्पेशल खाना। अरे वाह भाभी, खाने में से खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। ऐसा क्या बनाया है आपने खाने में? दीदी मुझे पता है आपको मटर पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, तो मैंने आपके लिए स्पेशल मटर पनीर की सब्जी बनाई है। वाह भाभी, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लगी है, बस अब जल्दी से आप खाना लगा दो। मुझे लगता है इतनी टेस्टी सब्जी से मैं 2 नहीं बल्कि 5-5 रोटियां खा जाऊंगी। अभी तक जो प्राची खाने की खुशबू लेकर गुंजन की इतनी तारीफ कर रही थी, वही प्राची जब सर्व होने के बाद अपने प्लेट में सब्जी को देखती है तो वो उस सब्जी को देखती रह जाती है। अरे आप खाने को इस तरह क्यों देख रही हो दीदी? खाना शुरू करिए ना, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। भाभी, खाना मैं तब शुरू करूँ ना जब मुझे समझ में आए कि ये है क्या। आपने कहा था आपने मेरे लिए स्पेशल मटर पनीर बनाया है, तो फिर मुझे वही दीजिए ना, मुझे वही खाना है। अरे दीदी, क्या आप भी मेरे साथ मजाक कर रही हो? यही तो है मटर पनीर। मैंने अभी अभी तो आपकी कटोरी में मटर पनीर डाला। क्या? क्यों? क्या? हाँ आज मैंने बिल्कुल नए तरीके से मटर पनीर की सब्जी बनाई है, इसलिए ना शायद आपको ये पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन आप इसे खाकर देखिए, खाने में बहुत टेस्टी है सच्ची। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन आप कह रही हो कि ये मटर पनीर की सब्जी है, लेकिन ना तो मुझे इसके अंदर मटर नज़र आ रही है और पनीर तो मुझे इसके अंदर सिर्फ एक टुकड़ा दिखाई दिया है। हाँ, आपने ये कैसा मटर पनीर बनाया है भाभी? अरे राघव भैया, मैंने बताया ना कि ये मैंने आज एक नई रेसिपी ट्राई की है। इसके अंदर ना ग्रेवी ज़्यादा सब्जी कम होती है। ये मैंने बहुत बड़े शहर के वो मनदीप कपूर है ना, उनकी रेसिपी देखी थी, उसी में से बनाई है। मैंने तो टेस्ट करके भी देखी, एकदम झकास बनी है। आप खाकर तो देखिए। गुंजन इतने कॉन्फिडेंस से सबको ये बात बोलती है कि सब उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वो सभी जैसे ही उस सब्जी के साथ खाने का पहला निवाला खाते हैं तो वो खाना उनके गले से नीचे ही नहीं उतर पाता। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ना अचानक मेरा पेट भरा भरा से लग रहा है। माफ़ करना भाभी, लेकिन मैं ये खाना नहीं खा पाऊँगा। अगर खाया तो उल्टी कर दूँगा। पेट बहुत भरा हुआ है ना, इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं राघव भैया। अरे राघव भैया का पेट भरा हुआ है, लेकिन आप सब तो खाइए। एक काम करते हैं, आज सब लोग खाना रहने ही देते हैं। वैसे भी कभी कभी उपवास करना अच्छा होता है। खाना तो चलो सबने जितना खाया खा लिया। मीठे में कुछ बनाया है तो ले आओ। नहीं नहीं नहीं, मीठे में तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, आपको पता है ना। मीठा खाना आजकल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और प्राची दीदी तो अपनी हेल्थ पर इतना ध्यान देती है, मुझे पहले ही पता था वो कुछ भी मीठा खाएंगी ही नहीं, तो मैंने कुछ मीठा बनाया ही नहीं। ठीक किया ना प्राची दीदी? हाँ भाभी, आपने बहुत अच्छा किया कि कुछ और नहीं बनाया। वैसे भी ये खाना खाकर हम दोनों का पेट तो भर ही गया है, तो चलते हैं हम दोनों, कभी फिर आएंगे। हाँ, अरे प्राची बेटा, तुम दोनों आज रात तो रुक जाओ, कल सुबह का नाश्ता करके चले जाना। वो ना करना पड़े इसीलिए तो जा रहे हैं। क्या कुछ कहा दीदी? कुछ नहीं भाभी, अम्मा कल ना राघव जी की इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो अभी घर जाना पड़ेगा। हम आकर सबसे मिल लिए, बस थोड़े दिन बाद एक और चक्कर लगा देंगे। अच्छा ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। गुंजन उन्हें कुछ और खाने के लिए ना दे दे, इसलिए वो दोनों बिना रुके वहाँ से भाग जाते हैं। जब इतने दिनों तक गुंजन लगातार घर में ऐसा ही खाना बनाती है तो विकास को उस पर ज़रा शक होने लगता है, इसलिए वो अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। माँ, पहले तो गुंजन मुझसे शॉपिंग करने के लिए आए दिन पैसे मांगती थी, लेकिन आजकल उसने पैसे मांगना ही छोड़ दिया। लेकिन जब से उसने मुझसे पैसे मांगने छोड़े हैं, तभी से वो ऐसा खाना बनाकर हमें खिला रही है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अब मुझे गुंजन पर ज़रा नज़र रखनी पड़ेगी। अगले दिन विकास घर से ऑफिस निकलने की एक्टिंग करता है, लेकिन वो अपने कमरे के दरवाजे के बाहर छिपकर खड़ा हो जाता है और उसी के पीछे उसकी माँ भी छिपकर खड़ी हो जाती है। और तभी गुंजन अलमारी से बहुत सारे पैसे निकालती है। अरे वाह वाह गुंजन, घर के खाने पीने में थोड़ी थोड़ी कंजूसी करके तूने तो पूरे 5,000 रुपये बचा लिए। अब इन पैसों से मैं आराम से अपनी शॉपिंग कर पाऊंगी, और मुझे जो साड़ी और लिपस्टिक का शेड चाहिए था वो आराम से ले पाऊंगी। क्या? क्या? हैं? कौन है? अरे कौन है छोड़ो,
तुम ये बताओ कि तुम इतने दिनों से हमें जो ऐसा खाना खिला रही हो वो शॉपिंग के पैसे जोड़ने के लिए खिला रही हो? मतलब हमें पतली दाल, पतली सब्जी और पतली रोटियां खिलाकर ये अपने लिए साड़ी और लिपस्टिक खरीदना चाहती है। वाह यार गुंजन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आज तक दुनिया के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा जैसा तुमने किया है। अरे किस चीज़ की कमी रखी थी मैंने तुम्हें, जो तुम्हें सिर्फ शॉपिंग करने के लिए ऐसा करना पड़ा? अरे तुम्हारे चक्कर में इतने दिनों से पेट भर के खाना भी नहीं खाया किसी ने घर में, और तुम्हें अपने लिपस्टिक और साड़ी की पड़ी है। सॉरी बेटा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुझे क्या कहूं, और मुझे तो यह भी नहीं समझ में आ रहा कि अभी अभी हुआ क्या है। कोई शॉपिंग करने के लिए ऐसा भी कर सकता है, ये तो मुझे आज पता चला। गुंजन की इस हरकत को देखकर उसके ससुराल वाले अपना सर पकड़ लेते हैं और उसकी इन हरकतों की वजह से विकास अब हर महीने उसे अलग से शॉपिंग के लिए पैसे देने लगता है, ताकि वो फिर से अपने शॉपिंग के चक्कर में घर में अपना ऐसा कोई प्लान लेकर ना आए जिससे घर वालों की फिर से सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए।